अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, आज बात करेंगे एलोट्रॉपी के बारे में और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉपी। किसे कहते हैं? कोई भी एलिमेंट अगर पाया जाता है एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में, ठीक है ना, यानी कि है वो सॉलिड ही एक ही स्टेट के अंदर है, फिजिकल स्टेट में है, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म्स हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो इस एग्जिस्टेंस को, इसके पाए जाने को एलोट्रॉपी कहते हैं। और वो जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं उसके एलोट्रोप्स। ठीक है। एलोट्रॉपी बेसिकली एग्जिस्टेंस है, पाया जाना है किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाना, और फिर वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन की ही बात करनी है, तो कार्बन जो है वो ये तीन एलोट्रोप्स में जो है वो पाया जा रहा है। ग्रेफाइट एक अलग फॉर्म में है वो कार्बन ही। डायमंड एक अलग फॉर्म है वो कार्बन ही। और इसी तरीके से फुलरेंस जो होते हैं ये भी जो है वो लाइक बॉल्स होते हैं, लाइक स्फेयर्स। तो ये तीनों की तीनों जो है वो अलग फॉर्म्स हैं कार्बन की। ठीक है ना। तो हमें आज बात भी कार्बन के बारे में करनी है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको, तो उसी के अंदर कार्बन भी आ रहा है, इस वजह से ये टॉपिक इस चैप्टर में शामिल है। और इसी के साथ साथ जो एलोट्रोप्स होते हैं एलिमेंट के, वो याद रखिए वो डिफर करते हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। अब कार्बन है तो केमिकली तो सेम जो है वो प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, वो जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट बना देती है। अलबत्ता एलिमेंट सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है फॉर एलोट्रोप्स, कि वो डिफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो अगर हम बात करें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो सबसे पहले तो जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है उनको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग एलोट्रोप्स हैं, जो कि बेसिकली हमारा डिस्कशन है मेन, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस फॉर्म में। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होगी जिसमें क्रिस्टल्स होंगे, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। एमॉर्फस का मतलब ही होता है, मॉर्फ कहते हैं शेप को, ए आता है तो मतलब नॉट एनी पर्टिकुलर शेप, तो एमॉर्फस फॉर्म भी होती है, बट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर डायमंड और ग्रेफाइट आता है। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हैं, डायमंड अलग है, ग्रेफाइट अलग है कार्बन ही। और जो एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, उसमें कोल मिलेगा, कोक मिलेगा, लैम्प ब्लैक मिलेगा। ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एमॉर्फस, यानी कि उसमें कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि फॉलो होता है, लेकिन हाँ डायमंड में और ग्रेफाइट में एक पर्टिकुलर फॉर्म है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, लेटिस है, जो कि फॉलो होता है। तो हमें यही दोनों बातें डिस्कस करनी है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो स्टार्टिंग विद डायमंड, ठीक है, हम हीरे से अपनी शुरुआत करेंगे और डायमंड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज। डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है चार दूसरे कार्बन्स के साथ, और क्योंकि वो चार दूसरे कार्बन्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या होगा? चार साइडेड आप देखोगे इस तरीके से होगा, यानी कि एक कार्बन है और कार्बन के आखिरी शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर वो उनको बना रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है वो दूसरे तीन कार्बन के साथ बना रहा है। तो ये जो शेप आपके सामने है, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस करते हैं हम इसको, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, इसी में और डिस्कशन भी करेंगे। जो डायमंड होता है उसके अंदर सारे के सारे जो कार्बन एटम होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसी वजह से सारे के सारे जो कार्बन एटम होते हैं वो चार सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चार सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और नतीजे में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको एक 1s ऑर्बिटल नजर आ रहा है और 3p ऑर्बिटल नजर आएंगे। sp3 हाइब्रेशन है तो एक s ऑर्बिटल है और तीन जो है वो p ऑर्बिटल्स हैं। डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं उनका एंगल होता है, जो कि टेट्राहेड्रल के अंदर होता है 109.5, और ये जो बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं ये आपस में कंबाइन होके एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, जो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। सबसे पहले एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं चार sp3, आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और कितने बने? चार बने ना, एक s और तीन p हैं, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और फिर बनाते हैं वो हमारा यही टेट्राहेड्रल शेप, जिसमें आपको मैंने बताया कि जो बेसिकली एंगल बन रहा होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, ये होता है 109.5।
फिर ये आपस में कंबाइन होकर एक क्यूबिकल यूनिट बनाते हैं, सारे के सारे टेट्राहेड्रल आपस में मिलके एक क्यूबिकल यूनिट बनाते हैं। तो ये हो गई डायमंड की पूरी बात कि डायमंड में एक कार्बन के गिर्द 4 कार्बन, टेट्राहेड्रल शेप बनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, 109.5 यानी कि 109.5 डिग्री एंगल बना, और फिर वो टेट्राहेड्रल शेप्स ने मिलके एक क्यूबिकल यूनिट सेल बनाया है डायमंड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। कुछ और स्पेसिफिक्स पर अगर जाएं तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है इन डायमंड 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 347 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये लोकलाइज हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूम रहे होते हैं, बल्कि फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको चारों तरफ से कार्बन ने घेर लिया है, तो हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड हो गया है। इट मींस वो लोकलाइज हो गया है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसी वजह से याद रखिए डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया है, ये हो गया, ये हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो गए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जवाब यही है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंडेड हैं, लोकलाइज हो गए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जाहिर सी बात है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पॉसिबल नहीं होगा। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं डायमंड की जिनको हम आगे इस्तेमाल करते हैं इस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को। सबसे पहली बात ये कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा खासा जो है वो डायमंड की हार्डनेस है, और इसी वजह से आमतौर पे ये इतना महंगा भी है और इसकी इतनी अहमियत भी है। और इसकी जो हार्डनेस की वजह है वो है इसके अंदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बारे में ज्योमेट्री ये बताती है कि ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसी वजह से ये हमारे डायमंड को अच्छा खासा हार्ड सब्सटेंस बना देता है। दूसरे नंबर पर प्योर डायमंड कलरलेस होता है। ठीक है ना, प्योर डायमंड आप जब भी देखेंगे तो वो कलरलेस नजर आएगा। इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे प्योर डायमंड, और जब भी आप देखेंगे तो वो होगा बिल्कुल कलरलेस। ठीक है, और कलर आता है तो वो किसी और वजह से आता है, मैं आपको बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, 3500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। प्योर डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है एक्सरेज के लिए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक एक्सरे आ रहा है जहां पर इधर डायमंड लगा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हो कि एक्सरे ने यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करा। रिंग तो नजर आ रही है जो किसी और मेटल की बनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है एक्सरेज से। तो एक्सरेज जो है वो इजीली पास हो जाती हैं फ्रॉम डायमंड, और इसी वजह से वो हमें एक्सरेज में कभी भी नजर नहीं आएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है। ठीक है ना, 2.42 या 2.45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इट मींस कि बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, और यही वजह है कि आमतौर पर डायमंड यानी कि हीरा जो है वो चमकदार होता है। चमकने की वजह इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विच इज ऑलमोस्ट 2.45 जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। इसी तरीके से इसकी इंप्योरिटीज अगर आती हैं तो ये कलर्ड हो सकता है। नाइट्रोजन ऐड हो गया है तो एक अलग कलर है, कोई मेटल ऐड हो गया है तो अलग कलर है। यानी कि डायमंड का कलर जाहिर करता है कि इंप्योरिटी मौजूद है। डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो डेंसिटी है डायमंड की बहुत ज्यादा है, क्लोज क्लोज होते हैं कार्बन एटम्स। तो कार्बन के दूसरे एलोट्रोप्स के लिहाज से कार्बन की डेंसिटी ज्यादा है, विच इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 2000 डिग्री सेल्सियस अगर हम देते हैं तो ये चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में। तो अरेंजमेंट चेंज हो सकती है ना, एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस करने पर डायमंड जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ग्रेफाइट। ये वैल्यू आप याद रखिएगा टेम्परेचर की। अब ग्रेफाइट पे नजर डालते हैं, जो दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ग्रेफाइट क्या है, किस तरीके से, क्या क्या खुसूसियात हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ग्रेफाइट के अंदर सारे के सारे जो कार्बन एटम होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, जैसा कि डायमंड में भी था, लेकिन इस मर्तबा 3 कार्बन एटम के साथ बाउंडेड होते हैं। डायमंड के अंदर 4 कार्बन एटम से बाउंडेड थे। तो नतीजे में क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो ये बनेगी ट्राइगोनल ज्योमेट्री। डायमंड में टेट्राहेड्रल शेप थी और यहां पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री है।
और ट्राइगोनल की मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि आप पंखे की तरफ देखो, जैसा एंगल आपको पंखे में नजर आ रहा है, जैसी शेप आपको पंखे में नजर आ रही है, वैसी ही शेप होती है ग्रेफाइट की, और मतलब ट्राइगोनल ज्योमेट्री। और हर एक जो एंगल यहां पर मिलेगा वो मिलेगा 120 डिग्रीज के बराबर। तो ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर सबसे अहम काम तो हो गया कि ग्रेफाइट में एक कार्बन के गिर्द 3 कार्बन होते हैं, जबकि डायमंड में एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 अलग अलग कार्बन पाए जाते हैं। अच्छा, यहां पर हर कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 का मतलब हो गया एक ऐसा ऑर्बिटल है और 2 जो है वो p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो जाते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है जी, और एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री रह जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्रीज है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसी को आगे बढ़ाएं तो आप देख लो, यहां पर इसने इधर बॉन्ड बना लिया, इसने इधर बॉन्ड बना लिया, इसने इधर बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो है ना, ये है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तौर पे हमें नजर आता है। जो पाई ऑर्बिटल्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको आगे हमने समझना भी है। जो बेसिक ट्राइगोनल यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आ गया ना, यही ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलने के बाद बनाते हैं एक हेक्सागोनल रिंग, शीट बनाते हैं ग्रेफाइट की ना, शीट बन जाती है, हेक्सागोनल रिंग बनता है। फिर ये रिंग जो है वो दूसरे रिंग्स के साथ अटैच होते हैं, फ्लैट लेयर्स बनाते हैं, और एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ये एक शीट आ गई, फिर एक शीट आ गई, फिर एक शीट आ गई, और ये जो शीट्स हैं ये आपस में बहुत ही वीक बॉन्ड बनाती हैं, वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, तो कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता। इधर स्ट्रांग बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन दरमियान में इन शीट्स के जो बॉन्डिंग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये सारी की सारी जो शीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये वीक वेंडरवल फोर्स मैंने आपको बता दिया, और इसी वजह से हम इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और यही वजह है कि ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट। डायमंड सॉफ्ट नहीं था, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट है इन पैरेलल लेयर्स की वजह से। पैरेलल लेयर्स की वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाए भी ऐसे ही जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा इन शीट्स के लिहाज से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का होता है डीलोकलाइज होता है, याद रखिए, पाई बॉन्ड्स होते हैं, और वो स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली ओवर कार्बन एटम्स। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कार्बन स्ट्रक्चर हुआ हुआ, लेकिन इसी के ऊपर पैरेलल टू द प्लेन, ये जो प्लेन नजर आ रही है जिस प्लेन में सब कुछ है, इसी के पैरेलल जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। ये पैरेलल नजर आ रहे हैं ना, पहले ये है, फिर ये पैरेलल आ रहा है, फिर ये ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये सब पैरेलल होते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स प्लेन, क्योंकि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शीट के पैरेलल पाए जाते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्ट लेते हैं इन केस ऑफ ग्रेफाइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ग्रेफाइट की, जैसे डायमंड की डिस्कस की थी, इसकी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि डार्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डल मेटेलिक लस्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रे डल है थोड़ा सा, लेकिन ग्रे है, डार्क ग्रे टाइप है, मेटेलिक लस्टर होता है, इसका चमक होती है, सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है, वजह आपको बता दी है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं शीट्स के दरमियान में, तो ये ग्रीजी होता है, इजीली मूव करवा सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, आमतौर पे की होल्स वगैरह की ल्यूब्रिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट से बना होता है, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा ग्रीजी टाइप है ना, इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं एज ल्यूब्रिकेंट। डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, डेंसिटी इसकी 2.2 हो गई है, कम है डेंसिटी एज कम्पेयर टू डायमंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं वो थोड़े से फैले हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए, ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं, सारी की सारी ग्रेफाइट की मदद से बनी हुई हैं। फिर हम पेंसिल के लेड में इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रेफाइट है, पेंसिल के लेड में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट को, उसी से ही हम पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। चैप्टर नंबर 19 जो है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसमें जो है जब आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ोगे फिजिक्स में, तो इंशाल्लाह डिस्कस होगा कि जो ग्रेफाइट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं एज मॉडरेटर्स, और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम आमतौर पे इनसे क्रूसिबल बनाते हैं। जो बर्तन आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली इसे क्रूसिबल कहते हैं। तो इसमें जो है क्योंकि इसकी मेल्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसी के अंदर जो है वो स्टील को जो है बनाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो हमें कोई ऐसा कंटेनर चाहिए जिसपे ये काम हो,
तो ये कंटेनर आमतौर पे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, तो क्रूसिबल मेल्ट नहीं होगा तो हम हाई ग्रेड स्टील बना पाएंगे। ठीक है भाई, तो यही है आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रोप्स कार्बन के दो जो हैं, कार्बन के जो दो एलोट्रोप्स हैं यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट, उनकी खुसूसियात, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो क्यों नहीं करता, करता है तो क्यों करता है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, आई होप समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। दैट इज इट फॉर द डे। अल्लाह हाफिज।